देखो दोस्तों, इस बार भी कमेंट टारगेट एक 120 ही है। जल्दी से पूरा करो ताकि अगली वीडियो जल्दी आ सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि झोंगली वू उन दोनों इविल सोल मास्टर्स के गायब होने के बाद गुस्सा कर रहा था। अब आगे देखेंगे। जोंगली वू ने ठंडे स्वर में लिनहाई से कहा, अभी तक कोई खबर नहीं। क्या तुम्हारे लोग बेवकूफ़ हैं? हालांकि जोंगली वू इसे स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वह जूजी की बहुत प्रशंसा करता था। जब स्टारलू एम्पायर ने मिंगडो माउंटेन रेंज को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया, तो जोंगली वू को यह अविश्वसनीय लगा। उसकी अपनी माँ भी स्टारलू एम्पायर को नहीं रोक सकी थी। वह बहुत हैरान था। बाद में यशिशुई ने बताया कि किसी ने डीटीएन की शक्ति का उपयोग करके उसे रोके रखा था। तब जाकर जोंगलीवू को सच्चाई समझ आई। हालांकि स्टारलू एम्पायर ने मिंगडो माउंटेन रेंज को दोबारा जीत लिया और सन मून एम्पायर की सीमाओं पर समस्या खड़ी कर दी, लेकिन हेवनली सोल एम्पायर पहले ही अपने 2/3 क्षेत्र खो चुका था। यहाँ तक कि उनकी राजधानी भी कब्जे में चली गई थी। यह सब जूजी की योग्यता थी। यही कारण था कि अगर जूजी यहाँ होती तो जोंगलीवू उससे बहुत विनम्रता से पेश आता, परंतु उसे विश्वास था कि लिनहाई सिर्फ एक कठपुतली है। लिनहाई ने कहा, सभी सर्वेलेंस सोल टूल्स अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। साथ ही हमने 10 से अधिक सोल इंजीनियर टीमों को आकाश में खोज के लिए भेजा है। सच में हमें अब तक कुछ नहीं मिला। लिनहाई जानता था कि वह जोंगली वू को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसने बस स्थिति को फिर से समझाने की कोशिश की। जोंगली वू की आंखों में ठंडी चमक आई। क्या यह संभव है कि वहां ऊपर कई कुशल लोग छिपे हों? असंभव। यहाँ के सर्वेलेंस सोल टूल्स लगातार काम कर रहे हैं। जमीन से टेलीस्कोप के जरिए भी आसमान की निगरानी की जा रही है। जब तक वे सभी खुद को पूरी तरह छिपा नहीं सकते, वे आसमान में यूं ही कैसे गायब हो सकते हैं? रात का समय होने के कारण ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की प्रभावशीलता थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी किसी भी बड़े आंदोलन को देखा जा सकता था। इसके अलावा नांगोंग वान और मैस्करेड दोनों टाइटल डोलुओ थे। भले ही दुश्मन शक्तिशाली हो, उन्हें कुछ समय तक रोक पाने में सक्षम होना चाहिए था। कम से कम डिस्ट्रेस सिग्नल तो भेज सकते थे। मुझे समझ नहीं आता कि वे आखिर गायब कैसे हो गए। जैसे ही जोंगली वू उलझन में था, बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। रिपोर्ट। लिनहाई ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, बताओ क्या पता चला? जी मार्शल, हेवनली सेंटिपीड डोलुओ और मैस्करेड डोलुओ वापस आ गए हैं। यह सुनते ही लिनहाई ने राहत की सांस ली। आखिर ये दोनों लौट आए। अब देखना है कि यह व्यक्ति मुझे और कैसे कठिनाई में डालता है। जोंगली वू भी थोड़ा शांत दिखा और बोला, उन्हें बताओ कि मैं यहाँ हूँ, उन्हें मेरे पास बुलाओ। जी। संदेश पहुंचाने वाले सैनिक ने आदेश स्वीकार किया और जल्दी से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद कमांडर के टेंट के पर्दे खुले और दो लोग अंदर आए। नंगोंग वान थोड़ा आगे चल रहा था। वह जल्दी से जोंगलीवू के सामने पहुंचा और झुककर बोला, सेक्ट लीडर। मैस्करेड डोलुओ भी उसके पीछे आया और वैसा ही किया। जोंगलीवू ने पूछा, तुम दोनों इतने समय से कहाँ गायब थे? क्या हुआ था? नंगोंग वान का चेहरा गंभीर था। वह व्यक्ति बहुत चालाक था। जब हमने उसे खोजा तो हम बादलों में छिप गए और उसके करीब जाने लगे, लेकिन उसने हमें हमारे पहुंचने से पहले ही देख लिया। वह एक स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डुलुओ था, लेकिन उसकी क्षमताएं सामान्य थीं। फिर भी वह बहुत तेज था और उसकी इंद्रियां अत्यधिक तीक्ष्ण थीं। हमें देखकर उसने तुरंत मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उसके साथ कोई और भी था जो उसकी मदद कर रहा था। जब हम उसका पीछा करते हुए हेवनली सोल एम्पायर के बेस तक पहुंचे, तो हमें लगा कि ये उनका जाल हो सकता है, इसलिए हम रुक गए और वापस लौट आए। जोंगलिू को नंगोंगवान पर कोई शक नहीं हुआ। यह सामान्य था, आखिर दो टाइटल डोलुओं को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था। जोंगलिू ने सिर हिलाया और पूछा, क्या और कुछ पता चला? नंगोंगवान ने उत्तर दिया, हाँ सेक्ट लीडर। हमें ऐसा लगा कि हमने श्रेक एकेडमी के कुछ लोगों को देखा। जिसने उस टाइटल डोलुओं की मदद की, वह शायद श्रेक एकेडमी से था। हमने उनका एक सिग्नल देखा, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़े ताकि किसी जाल में न फंसे। श्रेक एकेडमी? जोंगू थोड़ा चौंका। होली गोस्ट चर्च हमेशा से मानता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बॉडी सेक्ट नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी है। श्रेक एकेडमी हजारों सालों से अस्तित्व में थी। इसके छात्र पूरी दुनिया से आते थे। मूल डोलू कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स में कई सैन्य अधिकारी श्रेक एकेडमी से प्रशिक्षित थे। जैसे ही श्रेक एकेडमी छात्रों को भर्ती करने की घोषणा करती, हर जगह से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती। यही कारण था कि जब सनमून एम्पायर ने पहला युद्ध शुरू किया था, तो वह असफल रहा। श्रेक एकेडमी के हस्तक्षेप ने सब कुछ बदल दिया।
अब जबकि युद्ध शुरू हुए काफ़ी समय हो गया था, श्रेक एकेडमी ने अभी तक खुलेआम भाग नहीं लिया था। लेकिन डेथ गॉड डोलू ने दावा किया था कि मिंगडो माउंटेन रेंज की घटना के दौरान श्रेक एकेडमी के किसी व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया था। और अब यहाँ भी श्रेक एकेडमी के लोग हैं। नंगोंग वान और मैस्करेड डोलुओ एक ओर खड़े रहे, जबकि जोंगली वू विचार में डूब गया। क्या तुमने साफ देखा कि श्रेक एकेडमी के लोगों के मार्शल सोल्स क्या थे? जोंगलू ने पूछा। नंगोंग वान ने कहा, मैंने सिर्फ एक को देखा। वह एक ट्रांसेंडेंट डुलू था। उसका मार्शल सोल एक गोल्डन फीनिक्स था। उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। अगर मैं उससे द्वंद्व करता तो जीतने का भरोसा नहीं होता। गोल्डन फीनिक्स ट्रांसेंडेंट डोलुओ यन शाओजे। जोंगलीवू के चेहरे पर ठंडक उतर आई। वह यहाँ खुद मौजूद है। लगता है श्रेक एकेडमी हस्तक्षेप करने वाला है। ये कहते कहते जोंगली वू का चेहरा और गंभीर हो गया। हालांकि श्रेक एकेडमी के पास अब कोई अल्टीमेट डोलू नहीं था, होली गोस्ट चर्च ने कभी भी उनके प्रति अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। भले ही होली गोस्ट चर्च इस समय अपनी शक्ति के चरम पर था और उनके पास दो अल्टीमेट डोलू थे, फिर भी वे श्रेक एकेडमी पर सीधे हमला करने की सोच नहीं रखते थे। खासकर इसलिए क्योंकि हाल ही में श्रेक एकेडमी ने ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। होली गोस्ट चर्च को पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सोल बीस्ट फॉरेस्ट था। 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में से 5 वही रहते थे, जिनमें डी टियान भी शामिल था। फिर भी वे श्रेक सिटी को नहीं गिरा पाए। इससे श्रेक सिटी की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। होली गोस्ट चर्च को कभी न कभी श्रेक एकेडमी से निपटना ही था, लेकिन वे सीधे शक्ति से नहीं, बल्कि सन मून एम्पायर की ताकत का उपयोग करके करना चाहे थे। चाहे श्रेक एकेडमी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह एक सोल मास्टर एकेडमी ही थी। उनके मूल्य गहराई तक जड़ें जमा चुके थे। हालांकि हाल के वर्षों में श्रेक एकेडमी ने सोल टूल्स में बहुत निवेश किया था। जोंगली वू को लगता था कि वह अभी भी पीछे हैं। क्या वे इतनी जल्दी पकड़ बना सकते हैं? भले ही श्रेक सिटी अभेद्य हो, लेकिन अगर जोंगली वू सोल इंजीनियर लीजन्स को लेकर वहां हमला करता और क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन्स दागता, तो श्रेक सिटी टिक नहीं पाता। फिर भी जोंगली वू को यह बात खल रही थी कि ये शिशुई और लोंग शाओयाओ ने कहा था कि वे किसी भी हाल में श्रेक एकेडमी पर सीधे हमला नहीं कर सकते। उनके समर्थन के बिना जोंगली वू कोई योजना बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चूंकि वे यहाँ हैं तो आने दो उन्हें, उन्हें लिनहाई की ओर मुड़कर कहा। लिनहाई तुरंत खड़ा हुआ और आदरपूर्वक बोला, इंपीरियल ट्यूटर, कृपया आदेश दें। जोंगलू ने कहा, अपने लोगों को और सतर्क रखो, निगरानी बढ़ाओ। कुछ भी पता चलते ही मुझे तुरंत सूचित करो। मैं देखना चाहता हूं कि यन शौजे क्या करने वाला है। जी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर जोंगलीवू ने नंगोंग वान की ओर देखा और कहा, नंगोंग, मैस्करेड, जाकर आराम करो। तुम दोनों ने इस बार महत्वपूर्ण खबर लाकर अच्छा काम किया है, लेकिन आगे से दुश्मनों का पीछा बिना सोच विचार मत करना। श्रेक एकेडमी बहुत चालाक है। अगर तुम उनके जाल में फंस गए तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम दोनों चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ नन हो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। नंगोंग वान और मैस्करेड डुलू दोनों ने एक साथ चुककर कहा। जोंगलीवू ने हाथ हिलाया। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। जी। नंगोंग वान और मैस्करेड डोलू मुड़े और बाहर जाने लगे। जैसे ही वे टेंट के द्वार तक पहुंचे, जोंगलीवू ने अचानक कहा, ठहरो। नंगोंग वान और मैस्करेड डोलुओ दोनों रुक गए। मैस्करेड डोलुओ थोड़ा कठोर हो गया, पर यह बहुत हल्का था, लगभग न के बराबर। जोंगलीवू ने कहा, मैस्करेड, तुम काफी समय से एक ही स्तर पर रुके हुए हो। औरतों के पीछे भागना छोड़ो और अधिक मेहनत करो। हालांकि तुम्हारा मार्शल सोल बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह बहुत विशेष है। अगर तुम भविष्य में ट्रांसेंडेंट डोलू बन गए तो यह चर्च के लिए बहुत सहायक होगा। सेक्ट लीडर, आप जानते हैं कि मेरी डिमोनिक मैगट को कल्टीवेट करना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, पर जब से मैं टाइटल डोलू बना हूं, तब से मेरी डिमोनिक मैगट ने आम इंसानों की स्पिरिट निगल कर कोई शक्ति नहीं पाई। अब मैं तभी आगे बढ़ सकता हूं जब मैं किसी टाइटल डोलू की स्पिरिट को डिवावर करूं। इसलिए युद्ध के दौरान जब अवसर मिले तो मुझे कुछ रिसोर्सेज दे दीजिए। जोंगलीवू ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, बस करो। चर्च को अभी भी डोलुओं की स्पिरिट्स की जरूरत है। अगर तुम्हारी डिमोनिक मैगट उन्हें निगल भी ले, तो एक दो से तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा, बस बर्बादी होगी। हम इविल सोल मास्टर जरूर हैं, लेकिन शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश बंद करो। अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो।
मेहनत करके भी ताकत हासिल जा सकती है। नंगोंग को देखो, वह अब 93 पर है। जब वह रैंक 94 तक पहुंचेगा, तो चर्च उसके लिए रिसोर्सेज लगाएगा और जल्दी ही उसे ट्रांसेंडेंट डोलू बना देगा। अगर तुम ऐसे ही सुस्त रहे, तो चर्च के कमज़ोर एल्डर्स में ही गिने जाओगे। मैस्करेड डोलू ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, हाँ, मैं और मेहनत करूंगा। जोंगलीवू ने हाथ के इशारे से कहा, अब जाओ। मैस्करेड डोलू ने जैसे राहत की सांस ली और नंगोंग वान के साथ बाहर निकल गया। कमांडर के टेंट से बाहर आने के बाद नंगोंग वान और मैस्करेड डोलू ने एक दूसरे की ओर देखा। मैस्करेड डोलू की आंखों में जो पहले दुष्टता थी, वह धीरे धीरे साफ होने लगी और उसने हल्का सिर हिलाया। नंगवान उसे बाईं दिशा में ले गया। वहीं उनके टेंट्स थे। असल मैस्करेड डोलुओ को एल्डर सॉन्ग ने मार दिया था। अब जो मैस्करेड डोलुओ था, वह एक नकली था। वह हो युहाओ था जो उसे इमिटेट कर रहा था। जब जोंगलीवू ने उसे पीछे से पुकारा था, तो हो युहाओ पूरी तरह तनाव में आ गया था। उसे साफ पता था कि अगर वह यहाँ पकड़ा गया, होली गोस्ट चर्च के इस मुख्य क्षेत्र में, तो डिटियान की रिवर्स स्केल होने के बावजूद बच निकलना लगभग असंभव होगा। खुशकिस्मती से उसने आने से पहले नंगोंग वान से मैस्करेड दुलू के बारे में कुछ जानकारी ले ली थी। इसी कारण वह जोंगली वू को बेवकूफ बना सका। नंगोंग वान ने मैस्करेड दुलू को उसके टेंट तक पहुंचाया और फिर सोल पावर से कहा, अब तुम मेरी रिस्ट्रिक्शंस कब हटाओगे? होयुहाओ ने जवाब दिया, जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, तब। श्रेक एकेडमी होली गोस्ट चर्च जैसी नहीं है। हम अपना वादा निभाते हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगे, तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम यहाँ तक कि तुम्हें अपनी पुरानी पहचान बनाए रखने में मदद करेंगे। मिशन पूरा होने के बाद तुम आज़ाद रहोगे और चर्च के एल्डर बने रह सकते हो। पर अगर आगे जाकर तुमने फिर किसी को नुकसान पहुंचाया, तो इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नंगोंग वान ने कड़वी हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। उसने होयुहाओ के टेंट की ओर इशारा किया और फिर वहां से चला गया। वह होयुहाओ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसे श्रेक एकेडमी की ईमानदारी पर विश्वास था। कॉन्टिनेंट में श्रेक एकेडमी की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। यन शाओजे और एल्डर सॉन्ग ने पहले ही वादा किया था कि अगर वह मदद करेगा, तो उसे आज़ादी मिल जाएगी। फिलहाल नांगोंग वान के शरीर में जो रिस्ट्रिक्शंस थीं, वे होयुहाओ ने नेक्रोमेंसी से लगाई थी, जब यान शाओजे ने उसकी सोल पावर को सील किया था। ये रिस्ट्रिक्शंस जानलेवा नहीं थीं, लेकिन अगर ट्रिगर हुई तो बहुत दर्द देती। होयुहाओ की कल्टीवेशन नांगोंग वान से थोड़ी ही कम थी, इसलिए ये बाइंडिंग्स बस 3 दिन तक ही रह सकती थी। पर नांगोंग वान ये नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि अगर उसने इन्हें तोड़ने की कोशिश की, तो उसकी स्पिरिचुअल सी असहनीय पीड़ा में जल उठेगी। होयुहाओ झुककर अपने टेंट में घुसा। होली गोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर्स को यहाँ बहुत आरामदायक टेंट्स मिले हुए थे। टेंट बड़ा था, लेकिन अंदर घुसते ही होयुहाओ का चेहरा बदल गया। अंदर बहुत तेज खुशबू थी, ऐसी जिसमें एफ्रोडीजियक, कामोत्तेजक दवा की गंध मिली हुई थी। इसके साथ एक हल्की दुष्ट ऊर्जा भी फैली हुई थी। फिर एक मुलायम आवाज आई, सर, आप लौट आए। दो साधारण कपड़ों में पहनी हुई जवान लड़कियां सामने आईं। उनके चेहरे लाल थे, सांसें भारी थी और उनमें से एफ्रोडीजिया की गंध निकल रही थी। साफ था कि वे उन दवाओं के असर में थीं। दोनों लड़कियां सुंदर थीं, पर उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें आत्मा ही न हो। हो युहाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे दूर रहो। अपने कपड़े पहन लो। आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लड़कियां हैरान रह गई, पर होयुहाओ के शरीर से निकलती किलिंग इंटेंट महसूस करते ही तुरंत चुपचाप कपड़े पहनकर बाहर चली गई। जैसे ही वे बाहर गई, अंदर की हवा कुछ ताज़ा लगी। होयुहाओ ने पर्दे खोले ताकि गंध निकल जाए। उसने महसूस किया कि उन दोनों लड़कियों के शरीर से एफ्रोडीजिया की खुशबू निकल रही थी। इसका मतलब था कि उनके शरीरों को बदल दिया गया था। चर्च ने उन्हें प्रयोग की वस्तु बना दिया था। यह सोचकर उसे गुस्सा आ गया। वह अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि यह बेस का मुख्य क्षेत्र था। होली गोस्ट चर्च के सभी लोग इसी इलाके में थे और यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। अगर उसने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया, तो तुरंत पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने बस खिड़की से बाहर झांका, चारों ओर का माहौल महसूस किया और फिर खिड़की बंद कर दी। टेंट अंदर से बहुत सजा हुआ था। फर्श पर जानवरों की खाल का बड़ा कालीन था। बीच में एक विशाल बिस्तर, आगे एक मेज, सोफा और जरूरी सामान रखे थे। लड़कियों को भेजने के बाद उसे शक नहीं था कि चर्च को उस पर कोई शक होगा, क्योंकि जोंगली वू ने अभी अभी उसे महिलाओं से दूर रहने की सलाह दी थी।
वह बस आदेश मान रहा था। फिर उसने पर्दे बंद किए। टेंट में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। कुछ हल्के सोल लैंप्स जल रहे थे। इवल सोल मास्टर्स को उजाला पसंद नहीं था। अंधेरा उन्हें स्वाभाविक लगता था। यूहा बिस्तर पर नहीं बैठा, उसे घिन आई। उसे पता था कि इस बिस्तर पर मैस्करेड डुलू कई लड़कियों के साथ रहा था। उसने एक कुर्सी खींची, उस पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़ी। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन सिर्फ टेंट के अंदर तक सीमित रही, लेकिन उसने हर कोने को ध्यान से जांच लिया। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जगह सुरक्षित है, फिर ही अगला कदम उठाएगा। कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोली और हल्का सिर हिलाया। हाँ, यही वह जगह है जहां कोई इवल टाइटल डोलू रहेगा। यहाँ कोई सर्वेलेंस उपकरण नहीं है, न ही कोई सोल टूल्स लगे हैं। ये उसके लिए अच्छी बात थी। अब उसने फिर से सोल पावर छोड़ी और अपने चारों ओर स्पिरिचुअल बैरियर बनाया, जिससे टेंट का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अलग हो गया। अगर कोई अब यहाँ अपनी स्पिरिचुअल पावर झांकने की कोशिश करे, तो हो यू हाओ को तुरंत पता चल जाएगा। ये सब करने के बाद उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बाहर से कोई नहीं सुन सकता था। मैस्करेड डोलू स्पिरिचुअल पावर में कुछ माहिर था, इसलिए हुओ युहाओ के लिए उसका रूप धारण करना आसान था। उसने उसकी ओरा को इमिटेट किया और उसकी स्पिरिचुअल शक्ति से ज़्यादा ताकतवर खुद की शक्ति से सब पर नियंत्रण रखा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, उसके सामने की जगह विकृत होने लगी। रोशनी के घेरे बने और एक काला द्वार धीरे धीरे खुल गया। हुओ ने यह जांच लिया कि उसकी स्पिरिचुअल बैरियर अब भी सुरक्षित है। फिर वह उस काले दरवाजे में कदम रख गया। वह दूसरे आयाम में पहुंच गया, अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में। एक ऊंचे पहाड़ पर एल्डर सॉन्ग, यान शाओजे और टैंग सेक्ट के सभी सदस्य उसका इंतजार कर रहे थे। वहां आइस बेयर किंग भी मौजूद था। टैंग सेक्ट के सभी लोग होयुहाओ के स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में आ चुके थे। पहली बार आने पर वे हैरान थे, लेकिन यान शाओजे और एल्डर सॉन्ग सच्चे मायने में स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हो युहाओ इतना शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि वे जानते थे कि डेमीप्लेन का मतलब क्या होता है। जब उन्होंने वहां अनगिनत स्पेक्टर्स की सेना देखी, तो उन्हें समझ आ गया कि ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट की लड़ाई में यह स्पेक्ट्रल आर्मी कहाँ से आई थी। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। हुयुहाओ की योजना के मुताबिक थांग्या को अकेले बचाना असंभव था। थांग्या की ताकत अज्ञात थी, लेकिन वह कम से कम एक ईवल सोल सेज थी। वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, और इतनी सुरक्षित जगह में लड़ाई करने का मतलब था तुरंत पकड़ा जाना। इसलिए हुओयुहाओ के पास एक ही रास्ता था, अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन को सबके सामने उजागर करना, ताकि सब वहीं छिप सके और सही मौके का इंतजार करें। अब जब वह अंदर आया, तो मतलब था कि सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। योजना का पहला चरण पूरा हो गया था। जब सबने हुहाओ को देखा, तो राहत की सांस ली। हुयुहाओ ने सिर हिलाकर सबको अपने साथ घटी सारी बातें बताई। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब सावधानी से काम करना। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम यहीं इंतजार करेंगे। जब तुम्हें सही समय लगे, मिशन शुरू करना। युहाओ ने सिर झुकाकर कहा, जी। यनशे ने भौं चढ़ाकर कहा, युहाओ, जितनी जल्दी हो सके योजना को आगे बढ़ाओ। जितना ज्यादा समय तुम वहां रहोगे, उतना ही खतरा बढ़ेगा। हुईहाओ ने फिर सिर हिलाया। हाँ, समझ गया। एल्डर सॉन्ग हल्के से हंसी और बोली, शौजे, लगता है तुम अभी भी इस माहौल के आदी नहीं हुए हो। क्या यह सच नहीं था? यन शाओजे का मार्शल सोल रेडिएंट फीनिक्स था, और उसकी सारी क्षमताएं लाइट एलिमेंट पर आधारित थी, जबकि डेमीप्लेन में अनडेड क्रीचर्स बसे हुए थे। यन शाओजे और यिगाई को सबसे ज्यादा असुविधा महसूस हो रही थी। अगर यिगाई ने पहले ही यह न जान लिया होता कि इन अनडेड क्रीचर्स को मारने से उसकी कल्टिवेशन नहीं बढ़ती, तो शायद वह अब तक इधर उधर दौड़कर उन्हें मार रही होती। यान शाओजे ने सीधे स्वीकार किया और कहा, हाँ, मुझे सच में इस जगह की भावना पसंद नहीं है। युहाओ, जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम्हें यह डेमीप्लेन कैसे मिला। मेरा मानना है कि कोई भी अल्टीमेट डोलुओ ऐसी जगह का मालिक नहीं हो सकता। हाँ, ये जगह मेरे एक टीचर ने मुझे दी थी। हुयुहाओ को पहले इस रहस्य को बहुत सख्ती से छुपाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, अब उसे इतना ज्यादा छिपाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसे इस क्षमता की जरूरत भी उतनी ही बढ़ गई थी, जैसे उसने एल्डर श्वान को बिना किसी झिझक के बताया था कि उसका मार्शल सोल एक नेक्रोमैंसर है। हुयुहाओ काले दरवाजे से पीछे हटा और चैंटिंग शुरू किया। जैसे ही स्पेक्ट्रल गेट बंद हुई, तंबू के अंदर की सारी चीजें फिर सामान्य हो गई। हुयुहाओ की योजना जटिल नहीं थी।
उसे सन मून एम्पायर की आर्मी कैंप में अंडरकवर जाना था और उसका अगला कदम ठंग या के ठिकाने का पता लगाना था। फिर वह उसके करीब जाने की कोशिश करेगा और देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद वह एक उपयुक्त अवसर की तलाश करेगा ताकि उसे बचा सके। होयों ने पहले से ही अपनी भागने की योजना बना ली थी। अगर वह पकड़ा जाता है, तो उसे मजबूरन अपने नेक्रोमांसर वाली क्षमताओं का उपयोग करना पड़ेगा। वे तभी भागने का मौका पा सकते थे जब वह पर्याप्त अराजकता पैदा कर सके। हुओयुहाओ और बाकी लोगों ने निकलने से पहले अपनी योजना हेवनली सोल एम्पायर को बता दी थी। हेवनली सोल एम्पायर नकली हमला करने वाली थी, ठीक उसी समय जब हुओयुहाओ और बाकी अपनी चाल चलेंगे। ये हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी मिशन को पूरा कर सकें। हेवनली सोल एम्पायर उनकी योजना का पूरा समर्थन कर रही थी, खासकर तब से जब उन्हें पता चला कि एल्डर सॉन्ग ने एक ईवल टाइटल डूलू को हरा दिया और मार दिया। हो युहाओ ने यह वादा भी किया था कि वह सन मून एम्पायर के कैंप में जितना हो सके उतना नुकसान और अफरा तफरी मचाने की कोशिश करेगा। हो युहाओ अल्टीमेट सोल्जर प्लान का अकेला सफल परिणाम था और वह छिपने, हत्या करने और मिशन पूरे करने में माहिर था। इसलिए सन मून एम्पायर के कैंप में गड़बड़ी पैदा करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। वह पद्मासन में बैठ गया और ध्यानपूर्वक अपनी योजना पर विचार करने लगा ताकि उसकी तैयारी पूरी हो। अगर वह अकेला होता तो उसकी शक्ति अपर्याप्त होती, लेकिन अब उसके पास एक बहुत अच्छा साथी था। बाहर का आसमान धीरे धीरे उजाला हो रहा था और भोर की रोशनी एक नए दिन के आगमन का संकेत दे रही थी। युहाव तंबू से बाहर निकला और नीले आसमान की ओर देखते हुए पूर्व दिशा में उठती हल्की बैंगनी ऊर्जा को शांति से अवशोषित करने लगा। कुछ देर बाद नंगोंगवान तेजी से उसकी ओर चलता हुआ आया। उनकी नजरें मिलीं। नंगोंगवान मुस्कुराया और बोला, इतनी सुबह उठ गया मैस्करेड? चलो कुछ खाने चलते हैं। नंगोंगवान ने भी पिछली रात आराम नहीं किया था। वह खुद होयुहाव से ज्यादा चिंतित था कि कहीं उनकी पहचान उजागर न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। अ, तब मौत या जिंदगी का सवाल नहीं होगा, क्योंकि वह जिंदा रहने से बेहतर मरना समझेगा। नंगोंगवान होली गोस्ट चर्च के तरीकों को बहुत अच्छी तरह जानता था। ठीक है, हुयुहाव ने बिना ज्यादा कुछ कहे जवाब दिया। वे दोनों नंगोंगवान के मार्गदर्शन में कैंटीन की ओर बढ़े। चलते हुए नंगोंगवान ने अपनी स्पिरिचुअल वॉइस से उसे बताते हुए रास्ते के स्थानों का परिचय दिया। नंगोंगवान एक बहुत उपयोगी जासूस था, क्योंकि हुओ युहाओ कैंप की सीधी जांच करने के लिए स्पिरिचुअल डिटेक्शन का उपयोग नहीं कर सकता था, खासकर क्योंकि वे आर्मी कैंप के कोर भाग में थे, जहां हर जगह शक्तिशाली ईवल सोल मास्टर्स मौजूद थे। वे उस क्षेत्र की ओर जा रहे थे जहां सोल इंजीनियर लीजेंड्स ठहरे हुए थे। वो युवाओं के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी था कि वे कहाँ खाते हैं, कहाँ नहाते हैं, दिन में कहाँ व्यायाम करते हैं या घूमते हैं, और कौन से क्षेत्र प्रतिबंधित या सबसे खतरनाक हैं। पर्याप्त जानकारी से ही वह अपनी योजना को पूरी तरह पुख्ता कर सकता था। होली लेडी आमतौर पर सुबह बहुत जल्दी नाश्ता करती हैं और अब शायद वही समय है, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। नंगोंग वान ने होयुहाओ को संदेश दिया। होयुहाओ ने चेहरे पर कोई बदलाव लाए बिना अपने मन से उत्तर दिया, किसी से ज्यादा बातचीत मत करना ताकि हमारी पहचान उजागर न हो। नंगोंग वान ने जवाब दिया, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम इवल सोल मास्टर सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। मैं लोगों से बेहतर घुलता मिलता हूँ, इसलिए कई इवल सोल मास्टर्स से मेरी अच्छी पहचान है। लेकिन तुम ज्यादा मेल जोल नहीं रखते, अगर तुम एक शब्द भी न कहो फिर भी कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। बात करते करते वे एक विशाल तंबू के सामने पहुंच गए। साधारण सैनिक और अधिकारी आर्मी कुक से खाना लेकर अपने मेस में जाकर खाते थे। सिर्फ उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए अलग कैंटीन था, जबकि इवल सोल मास्टर्स को स्वाभाविक रूप से और बेहतर सुविधा दी जाती थी। सोल इंजीनियर लीजेंड्स और उच्च अधिकारी इवल सोल मास्टर्स के साथ नहीं खाना चाहते थे, इसलिए ये कैंटीन भले छोटा था पर लगभग पूरी तरह इवल सोल मास्टर्स के लिए आरक्षित था। हालांकि अभी सुबह जल्दी थी, फिर भी कुछ इवल सोल मास्टर्स वहां खाने आए हुए थे। उन्होंने होयुहाओ और नंगोंगवांग को देखकर आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। होली गोस्ट चर्च जैसी संस्था में शक्ति ही दर्जा तय करती थी। अगर कोई कमजोर व्यक्ति किसी शक्तिशाली को नाराज करता, तो उसके मारे जाने पर भी कोई उसके पक्ष में नहीं बोलता। डाइनिंग टेंट में 10 से ज्यादा मेजें थीं और हर मेज पर लगभग 6 लोग बैठ सकते थे।
जैसे ही होयुहाव तंबू के अंदर गया, उसका शरीर हल्का कांप गया और उसकी नजरें अनायास ही भीतर की तरफ चली गई। वहां सबसे अंदर वाली मेज पर टंग्या बैठी थी, जो खाना खा रही थी। टंग्या ने एक लंबा काला गाउन पहन रखा था, जिसके किनारों पर नीले फूलों के सुंदर पैटर्न बने हुए थे। इससे स्पष्ट था कि उसका दर्जा दूसरों से अलग था, क्योंकि होली गोस्ट चर्च के अधिकांश लोगों के पास सिर्फ सादा काला छोगा होता था। नंगोंग वान और मैस्करेड डोलू जैसे एल्डर्स के वस्त्रों के किनारों पर चांदी की रेखाएं होती, जबकि वर्शिप हॉल के लोगों के वस्त्रों पर सुनहरी रेखाएं होती थीं। सुप्रीम लीडर, जिसे हुआ युहाओ पहले देख चुका था, के पूरे वस्त्र पर सुनहरी डिजाइन थी, जो सबसे भव्य और सुंदर दिखती थी। हुयुहाओ और नंगोंग वान ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नंगोंग वान उसे लेकर टंग्या की मेज तक पहुंचा और आदर से बोला, होली लेडी। टंग्या ने ऊपर देखा, उसकी नजरें एकदम खाली थीं, उसने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हुयाओ की भावनाएं हल्की सी डगमगाईं। टंग्या की आंखें बेहद ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही न बची हो, और उसकी पुतलियां पूरी तरह धूसर हो चुकी थीं। हो युहाओ को उसके शरीर से जरा भी जीवन का एहसास नहीं हुआ। हो युहाओ पहले डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल से टांग्या की स्थिति के बारे में पूछताछ कर चुका था। यू ने उसे बताया था कि टांग्या पर एक ईवल स्पेल लगा है और वह जहर से बुरी तरह ग्रस्त है। उसकी डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल पिल उस जहर को मिटा सकती है, या कम से कम धीरे धीरे उसे दबा सकती है। लेकिन टांग्या को ब्लू सिल्वर एम्परर की शक्ति की भी ज़रूरत थी, ताकि उसका मार्शल सोल फिर से जाग सके। अगर ऐसा न हुआ तो उसकी लाइफ एनर्जी उन विषयों के साथ धीरे धीरे बहकर समाप्त हो जाएगी और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। टांग्या के सामने रखे व्यंजन बहुत साधारण थे, लेकिन बेहद सलीके से तैयार किए गए थे। बाकी इवल सोल मास्टर्स अलग अलग मेज़ों पर बैठे थे, पर कोई भी उसके साथ वाली मेज़ पर बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जैसे ये मेज़ सिर्फ उसी के लिए आरक्षित हो। नंगोंगवान और होयुहाओ एक और मेज़ पर जाकर बैठ गए और अपना नाश्ता लिया। नाश्ता बहुत पोषक था और उसमें ऐसे तत्व थे जो इवल सोल मास्टर्स के लिए लाभदायक थे। सिर्फ उन्हें ही ऐसा विशेष डायु मिलता था। खाते हुए होयुहाओ चुपचाप टांग्या की ऑरा को महसूस करने लगा। उसकी लाइफ एनर्जी बहुत कमज़ोर लहरों में उड़ गिर रही थी, जैसे उसके अंदर कोई जीवन ही नहीं बचा। लेकिन साथ ही उसे उसके शरीर में छिपे किसी विशाल बीस्ट जैसी खतरनाक शक्ति का एहसास भी हो रहा था। खामोशी में नाश्ता करते हुए हुईहाव का दिल कसकर मरोड़ खाने लगा। उसे वह पल याद आ गया जब उसने पहली बार टीचर शाओया को देखा था। कितनी जीवंत, चीयरफुल और कोमल थी वह। तब वह उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के साथ थी और वे किसी आदर्श जोड़े जैसे लगते थे। उसी ने निर्णय लेकर उसे टांगसेक में शामिल किया था और फिर टांगसेक का एकमात्र स्थान त्याग कर उसे श्रेक एकेडमी भेजा था। कहा जा सकता है कि टांग्या और बेई ने ही उसे नई जिंदगी दी थी और यह उपकार वह कभी नहीं भूल सका। टांग्या की यह हालत देखकर होयुहाव के दर्द और पीड़ा का अंदाजा लगाना कठिन नहीं था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि बेई उसे इस रूप में देखकर क्या महसूस करेगा। होयुहाव ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, टीचर शाओया, हम चाहे जो भी करना पड़े, आपको यहाँ से ज़रूर बचाएंगे। हम आपको आपकी असली अवस्था में वापस लाएंगे। जैसे ही हुहाव की भावनाएं उमड़ने लगीं, अचानक एक आवाज़ गूंजी, सेकंड ब्रदर, ओल्ड सेवन, तुम दोनों आज बहुत जल्दी आ गए। ओल्ड सेवन स्वाभाविक रूप से मैस्करेड डोलू के लिए था, जबकि सेकंड ब्रदर नंगोंग वान के लिए। होयुहाव ने तुरंत अपनी भावनाएं नियंत्रित कीं और सिर उठाया, लेकिन अगले ही पल उसकी भावनाएं तीव्रता से हिल गईं जब उसने देखा कि बोलने वाला कौन था। वह व्यक्ति होली गोस्ट चर्च का वह एल्डर था जो सोल टूल्स में सबसे निपुण था। वही थर्ड एल्डर जिससे हुओयुहाओ को गहरी नफरत थी। वही जिसने उस समय उसे मजबूर किया था कि वह अपना स्पिरिचुअल सीड जला दे, और उसी घटना में वांगचुएर ने खुद को बलिदान कर दिया था। कहा जा सकता है कि चुअर की मृत्यु थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर के हाथों हुई थी। होयुहाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह उससे इतनी जल्दी टकरा जाएगा। हालांकि नंगोंगवान के वर्णन के कारण वह जानता था कि वह यही है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार था। हल्की सी भावनात्मक हलचल के बाद वह तुरंत सामान्य हो गया। नंगोंगवान ने उचित स्वर में कहा, हम जल्दी नहीं आए, बस पिछली रात ज्यादा सो नहीं पाए। हेवनली सोल एम्पायर की ओर से कोई आया था जो आसमान से निगरानी कर रहा था। हम ऊपर गए, देखा और उन्हें खदेड़कर वापस हेवनली सोल एम्पायर की ओर भेज दिया। लगता है हम थोड़ी मुसीबत में हैं। हमने श्रेक एकेडमी के लोगों को देखा है और सुप्रीम लीडर से सुना है कि श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन रेडिएंट फिनिक्स डोलुओ
यान शाओजे यहाँ है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।